हेलो गाइस, वेलकम टू एम्पिरिकल क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन क्लास 11th। इस पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले होता क्या है हाइड्रोकार्बन, इसका डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ेंगे इसकी, पहला पॉइंट। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण। ठीक है। तीसरा इसमें हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण भी पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके हमें पढ़ने। देखो, तो जैसे मान लो हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, पॉइंट नंबर 1 इसके डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन तथा कार्बन के हाइड्रोजन तथा कार्बन के बने यौगिकों को के बने यौगिकों को यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। शॉर्ट में इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, HCS, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात है इसका वर्गीकरण की, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। हाइड्रोकार्बन्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जनरली 2 भाग ही होते हैं, हालांकि हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तीसरा भाग भी जाना जरूरी होता है। अभी तो मान लो आपको 1-2 कंपाउंड्स मिलेंगे तीसरे भाग के भी। मोस्टली 11th और 12th में आपको 2 ही भाग के कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है। तो पहला जो भाग है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और तीसरा है एंटी एरोमेटिक। ये नया है, एंटी एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स, ये नया है। और ये इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, अस्थायी होता है। इसकी खास बात ये है कि क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए बनता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन इसका क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है। और हम ये कह सकते हैं कि इसका जो जीवन काल है, जीवन काल कम होता है। इसका जीवन काल जो है वो क्या होता है, कम होता है। एरोमेटिक की बात करें, इसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि एरोमेटिक्स क्या होते हैं। तो पढ़ने का तरीका है कि जिसके बारे में जितनी कम कम जानकारी हो। जैसे एंटी एरोमेटिक के बारे में जानकारी क्या है कि ये क्या होता है, बहुत ही कम स्थायी होता है। और इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक के बारे में 5 से 6 या 7 लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक पढ़ लेंगे तो बचे हुए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो क्या होंगे, एलिफैटिक्स होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो देखते हैं हम यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जनरली क्या है, डेफिनेशंस मिलती हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो डेफिनेशन होती है, बताया जाता है कि ये विशेष प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हालांकि हम यहाँ पे इनके कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये क्या होते हैं, सबसे पहली बात ये क्या होते हैं, ये चक्रीय होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ये होते हैं साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक या चक्रीय कहेंगे, चक्रीय होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं चक्रीय? चक्रीय का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अचक्रीय, ये हमने इन कार्बन्स को अचक्रीय रूप में लिखा है, लाइनियर रैखिक फॉर्म में लिखा है। इसी को अगर हम चक्रीय फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो चक्रीय फॉर्म में कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, ये बंद
श्रृंखला वाली। खुली श्रृंखला हो गई बंद श्रृंखला, इसी को क्या बोलते हैं, चक्रीय। ठीक है, एक चक्र के फॉर्म में है। ये पहला गुण है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कि चक्रीय होना बहुत ही आवश्यक है, मस्ट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब एकांतर क्रम में हो। एकल अबंध, एकल तथा द्विअबंध, एकल तथा द्विअबंध एकांतर क्रम में होने चाहिए, एकांतर क्रम में होने चाहिए। एकांतर क्रम में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के हैं वो क्या होने चाहिए, एकांतर क्रम में होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस चक्र में जो परमाणु भाग ले रहे हैं, जैसे इस चक्र में परमाणु भाग कौन सा ले रहे हैं, कार्बन भाग ले रहे हैं। जो कार्बन से कार्बन क्या कर रहे हैं, इस चक्र में भाग ले रहे हैं। हालांकि इनसे जो जुड़े हुए हैं जो हाइड्रोजन हैं ये चक्र में भाग नहीं ले रहे हैं, इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं ये चक्र में भाग ले, इनसे जुड़े हुए जो चक्र में ऐसे परमाणु जो चक्र में भाग ले रहे हैं ये सभी के सभी परमाणु एक ही तल में होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम एक शब्द में कहें तो ये क्या होते हैं, समतलीय होते हैं, समतलीय। और यहाँ समतलीय का यह तात्पर्य है कि जो चक्र में भाग लेने वाले परमाणु, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ये 6 के 6 कार्बन एक ही तल में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन नीचे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन ऊपर जुड़ा हुआ, ठीक है, सभी के सभी कार्बन क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे जो 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 परमाणु जो परमाणु वलय में भाग लेते हैं, वलय में भाग लेते हैं, वे सभी एक ही तल में होने चाहिए, वे सभी एक ही तल में होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सभी के सभी क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी कि ये समतली है, इस बात की जानकारी हमें कैसे पता चलेगी इस मॉलिक्यूल में कि ये सभी के सभी जो कार्बन है वो एक ही तल में। तो इस बात की जो जानकारी देता है वो देता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। देखो संकरण होता है क्या है, sp होता है कार्बन में, sp2 होता है और sp3 होता है, 3 तरह का संकरण होता है। ये जानकारी कैसे मिलेगी, संकरण से। अगर संकरण sp2 है तो यहाँ पर जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय समतली होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। प्लेनर का मतलब ही क्या होता है, समतली। तो इसमें जो कार्बन एटम, हम इसका मतलब चौथा पॉइंट ये लिखा जा सकता है कि इसमें जो वलय परमाणु है, ठीक है, जो वलय परमाणु है, जो वलय परमाणु है, ये वलय परमाणु का संकरण sp2 होना चाहिए। वलय परमाणुओं का संकरण sp2 होना चाहिए। वलय परमाणुओं का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। sp2 होगा तभी क्या होंगे, समतली होंगे। sp2 होगा तभी ये क्या होंगे, समतली होंगे। क्योंकि जब संकरण sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। मतलब ये है कि जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के जो तीनों बॉन्ड हैं और इस कार्बन के जो तीनों बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 तीनों बॉन्ड्स है, 1 2 3, ये तीनों बॉन्ड्स क्या होंगे, एक ही तल में। अगर ये तीनों बॉन्ड एक ही तल में होंगे तो यहाँ से जुड़ा हुआ कार्बन ये, अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ से जुड़ा हुआ कार्बन ये, ठीक है, ये कार्बन, ये तीनों कार्बन क्या हो जाएंगे, तीनों कार्बन क्या हो जाएंगे, एक ही तल में हो जाएंगे। ऐसे ही इस कार्बन का भी संकरण क्या होगा, sp2 होगा, तो ये तीनों कार्बन क्या हो जाएंगे, एक ही तल में हो जाएंगे। ऐसे इस कार्बन का भी संकरण क्या होगा, sp2 होगा, तो ये तीनों कार्बन क्या हो जाएंगे, एक ही तल में। इस हिसाब से पूरी रिंग जो है वो क्या होती है, एक ही तल में होती है। ठीक है, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये 4 पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें आगे देखो जो पांचवा क्या होगा, पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम पांचवें इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पांचवें पॉइंट में ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन्स है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है ये क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, क्या करेंगे, अनुनाद करेंगे। मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, उसी समय ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये, इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, देखो स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। अगर हम अनुनादी संरचना की बात करें तो कैसे बनेगा अनुनादी संरचना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, मतलब यहाँ का जो बॉन्ड गया वो यहाँ पे आ गया, यहाँ बॉन्ड बना देंगे। फिर यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे गया, मतलब यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों क्या करें, अनुनाद करें। कहने का भाव ये है कि पांचवा पॉइंट ये होगा, पांचवें पॉइंट में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पाई बॉन्ड द्वारा बने हुए। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब अपनी स्थिति को बार बार चेंज करते रहने चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब अपनी स्थिति को बार बार चेंज करते रहने चाहिए। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड, मतलब अपनी स्थिति को ठीक है बदलते रहते हैं, अपनी स्थिति को क्या करते रहते, बदलते रहते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, अनुनाद के थ्रू, किसके थ्रू बदलते रहेंगे, अनुनाद के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। कैसे बदलेंगे, अनुनाद करके बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अनुनाद करके। अच्छा, एक और यहाँ यहीं पे खास पॉइंट आप लोगों को बता दें, ये जो दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं, ये जो दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं, इन्हीं को कहते हैं केकुले संरचना। क्या कहते हैं इनको, केकुले संरचना। ये वाला पॉइंट ये लिख लो, पांचवा पॉइंट, फिर इसको मैं थोड़ा सा इसमें अनुनाद की बात बता दूं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, केकुले संरचना कहते हैं। ये क्या है, ये दोनों है केकुले संरचना, केकुले, ठीक है। ये क्या है, केकुले संरचना। और 3 संरचनाएं इनकी और बनती हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सब क्या है, कार्बन्स हैं, और इनसे क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन्स। ये कॉर्नर से क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। 3 और जो संरचनाएं बनती, जैसे कि यहाँ से बॉन्ड ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा, और तीसरा बॉन्ड ऐसे बनेगा। ये जो 3 संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं देवार संरचनाएं, देवार संरचनाएं, ठीक है। हम लोग एरोमेटिक में 5वें पॉइंट को पढ़ा था कि इसमें ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिलोकलाइज करते हैं। तो केकुले के अनुसार ऐसे इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है, और देवार के अनुसार ऐसे इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। ये देवार संरचनाएं होती है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये ऐसे बना देंगे बेंजीन को और ऐसे बना देंगे, और पूछेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी बेंजीन रिंग है और ये भी बेंजीन रिंग है, क्या डिफरेंस है। तो देखो ये वाली बात तो समझ में आ रही कि ये क्या है, केकुले संरचना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो अनुनादी संरचना है जिनमें से ये दो क्या है, केकुले संरचना है, और ये दो क्या है, देवार संरचना है। मतलब ये दो अनुनादी संरचनाओं को केकुले ने बताया, इसलिए इसको बोलेंगे केकुले संरचना, और इन तीनों संरचनाओं को किसने बताया, देवार ने बताया, इसलिए इन तीनों को बोलेंगे देवार संरचना।
तो ये टोटल तीनों क्या हो गई, अनुनादी संरचना हो गई ना। दो ये अनुनादी संरचना जिसको केकुले ने बताया, और ये तीन ये जिसको देवार ने बताया। अब तीनों के कॉम्बिनेशन से एक बनता है अनुनादी संकर। तो जो अनुनादी संकर बनाया जाता है उसमें सभी अनुनादी संरचनाओं का कंटेंट लिया जाता है, मतलब सबकी जैसी दिखनी चाहिए। अनुनादी संकर का मतलब क्या हुआ, अनुनादी संकर का मतलब सबके जैसी, मतलब इन दो इन दोनों संरचनाओं की जैसी दिखनी चाहिए और इन तीनों संरचनाओं की जैसी दिखनी चाहिए। और ये किस पे निर्भर करता है कि कितना कंटेंट किस संरचना का लिया जाए, ये निर्भर करता है स्थायित्व पर। ये दो संरचनाएं ज्यादा स्थायी होती हैं, इसलिए इन दोनों संरचनाओं से लिया जाता है 80% अप्रॉक्स, किसको बनाने के लिए, अनुनादी संकर को बनाने के लिए। और इन तीनों से लिया जाता है 20%, मतलब 20% इन तीनों जैसी दिखेंगी और 80% इन दोनों, क्योंकि ये दोनों संरचनाएं क्या है, ज्यादा स्थायी है और ये तीनों संरचनाएं क्या है, कम स्थायी। ठीक है, ये दोनों संरचनाएं बेंजीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें बताती हैं और ये तीनों संरचनाएं बेंजीन के बारे में कम से कम बातें बताती हैं। ठीक है, तो जो अनुनादी संकर बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये क्या है, ये है अनुनादी संकर है, क्या है, अनुनादी, इसको क्या बोलेंगे, अनुनादी संकर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, केकुले संरचना। ठीक है, ये अनुनादी संरचना है और ये क्या है, अनुनादी संकर है, इसको क्या बोलेंगे, केकुले संरचना, केकुले संरचना है। मुझे लगता है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और सबसे अंत में जब ये सारी कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं, ठीक है, तो जो लास्ट में होता है वहां पर हम क्या लगाते हैं, हक्कल रूल। अब देखो हक्कल रूल हम 2-3 कंपाउंड्स में लगा के देखेंगे और समझेंगे एरोमेटिक्स क्या होते हैं। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहली बात साइक्लिक होने चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, प्लानर होने चाहिए, मतलब समतली होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था कि उसमें एकांतर क्रम में डबल एंड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। डबल एंड सिंगल बॉन्ड क्या होने चाहिए, एकांतर क्रम में होने चाहिए। चौथा पॉइंट क्या था कि जो संकरण है वो sp2 होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या था, ठीक है, पांचवा पॉइंट ये था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। डीलोकलाइज्ड का मतलब अपने स्थान को बदलते रहने चाहिए, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, छठवां पॉइंट ये है कि ये हक्कल रूल को फॉलो करें, हक्कल रूल को माने। ठीक है, तो छठवां पॉइंट है कि फॉलो हक्कल रूल, यही हमें समझना है छठवें पॉइंट को, फॉलो हक्कल रूल। ठीक है, अब हक्कल रूल को देखो कैसे अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे हम ये बात भी सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये बात भी सीखेंगे कि हक्कल रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है। हम 4-5 कंपाउंड्स लेंगे और फिर हक्कल रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम बेंजीन पे चेक करते हैं हक्कल रूल को अप्लाई करके, क्योंकि बेंजीन में ये पांचों पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, तो हम छठवां पॉइंट क्या लेंगे, हक्कल रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा हम किस में अप्लाई करेंगे, थायोफीन में। ठीक है, तीसरा हम किस में अप्लाई करेंगे, फ्यूरेन, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ये बेंजीन है, इसको बोलेंगे फ्यूरेन, ये है बेंजीन, इस पे भी अप्लाई करेंगे। तीसरा कौन है, थायोफीन, इस पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, पिरीडीन पे भी अप्लाई करेंगे। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पिरीडीन पे भी अप्लाई करेंगे, पायरॉल पे भी अप्लाई करेंगे। 3 कंपाउंड, 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पायरॉल पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई बराबर लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है हक्कल रूल। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे। देखो हक्कल रूल ये कहता है कि अगर हम यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यदि n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अगर ये वैल्यू है तभी क्या होगा, एरोमेटिक।
अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही, n की वैल्यू क्या आ रही, 0.2 आ रही है, या फिर क्या आ रही, 0.5 आ रही, या 0.7 आ रही, या 0.9 आ रही, ठीक है, या 1.3 आ रही, मतलब फ्रैक्शन में, दशमलव में आ रही है, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। अगर ये वैल्यू आ रही है तो वो एरोमेटिक होगा, अगर ये वैल्यू आ रही है तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रखेंगे सिर्फ बेंजीन में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। हम रखेंगे 4n+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये +2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा, तो 4n = कितना हो जाएगा, 6 - 2, 4n = लिखेंगे कितना, 4, तो n = क्या होगा, 4/4 = 1। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये है सही तरीका, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हक्कल रूल को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई हक्कल रूल, ठीक है। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और यदि n की वैल्यू ये आ रही है तो एरोमेटिक होगा, और अगर n की वैल्यू ये आ रही है तो एरोमेटिक नहीं होगा। अभी हम n की वैल्यू ऐसे आने वाले कंपाउंड्स को भी हम चेक करेंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है फ्रैक्शन में। एक कंपाउंड है, पहले इनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रखे, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, तो 3 पाई बॉन्ड्स में कितने, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। 4n = 6 - 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 4 बचेगा, n की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। सेम वैसे इसमें अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पाई बॉन्ड तो 2 है, लेकिन ये भी डीलोकलाइज करता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यह बॉन्ड भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 2 2 4 2 6। एक बात और खास आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर ऑक्सीजन का संकरण sp2 होगा, sp3 नहीं होगा। यहाँ पर भी सल्फर का संकरण sp2 होगा, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का संकरण sp2, तो sp2 होगा ही, ठीक है। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का संकरण sp2 होगा। और ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर काउंट नहीं होगा, यहाँ पे काउंट होगा, तो ये लोन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स पे काउंट होगा। कितने, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं, तो सेम n की वैल्यू बनाएगी, इसमें भी 2 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी n की वैल्यू 2 आएगी, और इसमें 2 2 4 2 6, यहाँ का लोन पेयर काउंट नहीं होगा, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें भी n की वैल्यू 1 आएगी, इसमें भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है पाई, तो इसमें भी n की वैल्यू 1 आएगी। ये जितने भी कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें n की वैल्यू होल नंबर, पूर्ण संख्या ना आके क्या आए, फ्रैक्शनल आए, इसका भी एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल, ये नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये सही तरीका है हक्कल रूल को अप्लाई करने का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेंगे जहां पर n की वैल्यू पूर्ण संख्या ना आए, जैसे साइक्लोब्यूटेन, एकांतर में सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, प्लेनर है, ठीक है, संकरण भी इनका sp2 है, सारी कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, हक्कल रूल को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 है, तो 4n+2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। ये +2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 4n = 4 - 2 = कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा, 2/4, और इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.5, कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं तो कैसा कंपाउंड है, सारी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो एक हमने नई कैटेगरी लिखवाई थी, एंटी एरोमेटिक, 3 कैटेगरी शुरुआत में हमने बताई है, एलिफैटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो अब अगर कोई कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम एक और रूल लगाते हैं, 4n रूल, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी n = अगर वैल्यू 1 2 3 4 है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 कोई होल नंबर आ रहा है, तो क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक।
अगर कोई कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं है। इट मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे एंटी एरोमेटिक के लिए रूल लगाएंगे 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो 4n इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1। अब देखो अगर n की वैल्यू 1 2 3 आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी